Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is calculations. तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशंस को। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो बायोस्टैट वाला टॉपिक है उसमें दो चीजें होती है। एक होती है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन मीडियन मोड आता है। मीन मीडियन मोड, इन तीनों चीजों को मिला के बोलते हैं हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और आपने ये याद रखना है कि जो मीन होता है, मीन एक एवरेज वैल्यू होती है। किसी भी जो इंफॉर्मेशन के अंदर या डाटा के अंदर जो एवरेज होता है उसको बोलते हैं मीन। जो दरमियान वाली वैल्यू होती है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद तो उसको मीडियन कहते हैं। और मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज कॉल्ड मोड। तो पहला इस डाटा के अंदर आपने मीडियन मालूम करना है। तो जो डाटा जब भी दिया जाए आपने इसको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे तो फिर आपने क्या करना है, जो दरमियान वाला जो होता है वो होता है मीडियन होता है। अगर ये जो डाटा है, अगर इस डाटा का कहा जाए कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लेना है तो पहले तो याद रखना है कि इसमें मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है। मीन कैसे लोगे, सम ऑफ वैल्यूज ओवर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल वैल्यूज कितनी है और सम कितना है, ये आ गया, मीन आ गया। ठीक हो गया। दूसरा आपका आता है मीडियन। जो मीडियन होता है ना, सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो वो इवन नंबर हो सकता है डाटा या ओड नंबर का हो सकता है। अगर ये वाला जो डाटा है इसको हमने ऑर्डर में अरेंज कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, तो इसके हम जोड़े बनाते हैं। 13 यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया। तो जो दरमियान वाला जो वैल्यू है वो 14 है। चूंकि डाटा ओड नंबर का है, जो दरमियान में एक ही वैल्यू होगी जो मीडियन बन जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर का डाटा हो तो इवन नंबर के डाटा के अंदर आपने क्या करना है, दरमियान में जो दो वैल्यूज आएगी ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और 14 होता तो 14 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, तो उसको बोलते हैं, हमने आपने इसका एवरेज ले लिया। तो मीडियन कैसे लोगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। इसके बाद जो सेंटर वाली वैल्यू है, अगर ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 3 5 7 होती है, दरमियान में एक ही आएगी। अगर इवन नंबर की है तो दरमियान में दो चीजें आ जाएगी, उन दोनों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है। जो मोड होता है, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है उसको बोलते हैं मोड बोलते हैं। इस डाटा के अंदर 13 13 13 13 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो ये मोड आ जाएगा। एक और बात याद रख लेना, जैसे ये डाटा है, इस डाटा के अंदर 13 13 14 14 16 18 21, अगर मैं इस एक वैल्यू ऐड करता हूँ, 100 ऐड कर देता हूँ। अब 100 बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू है। याद करना है किसी भी डाटा के अंदर अगर मैं कोई एक्सट्रीम वैल्यू ऐड करूँगा, इस डाटा के अंदर मैं अगर 100 ऐड करता हूँ तो उस 100 ऐड करने से जो मीन होगा ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। जो पहले मीन आ रहा था डाटा का वो कितना आ रहा था, वो 15 आ रहा था। लेकिन जब मैं 100 ऐड करूँगा, 135 प्लस 100, तो ये 235 डिवाइडेड बाई 9, यानी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी डाटा के अंदर एक्सट्रीम वैल्यू ऐड करते हैं तो मीन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है और लीस्ट अफेक्टेड जो वैल्यू है वो मोड होती है। मोड को कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक ज़्यादा आए कम आए। अब ये जो डाटा है इसका आपने मीडियन निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एवरेज लोगे इस डाटा का। तो सबसे पहले आप ऑर्डर में अरेंज करोगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे। बेहतर यही है बंदा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करे, छोटे से बड़े की तरफ जाए। तो ये अरेंज कर लिया। अब देखो डाटा इवन है या ओड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखो इसके इवन नंबर का है, जो सेंटर में जो दो वैल्यूज आएगी ना वो 25 और 30 आएगी, उसको 2 से डिवाइड कर देना है तो ये मीडियन आ जाएगा। सही हो गया। इस तरीके से आपने मीडियन निकालना होता है। मीन मीडियन मोड, दीज आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। एक होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन बताते हैं डिफरेंस को। अब डिस्पर्शन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। ये हम बायोस्टैट में अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला एमसीक्यू आपको कवर करा दिया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
और एक और एमसीक्यू पॉइंट भी बता दिया कि जो आपका कहने का मतलब है कि जो मीन होता है दिस इज द मोस्ट अफेक्टेड वैल्यू बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, क्योंकि अगर एक्सट्रीम वैल्यू आती है तो जो मीन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है और जो मोड होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता होता। और एक और इम्पोर्टेंट बात भी है, वैसे ये बात बायोस्टैट पे बतानी चाहिए कि जो मीन मीडियन मोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर सेंटर में कोइंसाइड करते हैं। ठीक हो गया, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होती है, बेल शेप होती है। आई थिंक इस तरह के एमसीक्यू को बायोस्टैट में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं कुछ कंसंट्रेशन वाले एमसीक्यूज में। तो एक बात रट्टा मार लेना, जब भी आपको डाटा के अंदर 2% या 3% दिया जाए, जब भी कोई परसेंटेज दी जाए, परसेंटेज का ये मतलब होता है, ठीक हो गया, कि गिवन सोल्यूशन के अंदर आपका कितना सॉल्यूट है। फॉर एग्जांपल 2% लिग्नोकेन है, 2% लिग्नोकेन का मतलब है 100%, 100 मतलब परसेंट का क्या मतलब है, 100 में से कोई चीज़ है। 2 का मतलब है गिवन इसका यूनिट 2 है, तो 2% लिग्नोकेन का मतलब है कि जो लिग्नोकेन है वो 2 ग्राम है इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक हो गया, परसेंट हमेशा क्या होती है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है सॉल्वेंट के अंदर। 2% का मतलब है 2 ग्राम सॉल्यूट है हमारे पास या 2 ग्राम ड्रग है इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 कहाँ से आया, क्योंकि जो परसेंट होती है, परसेंटेज होती है, वो 100 को ही शो करती होती है। तो ये बात आपने रट्टा मार लेनी है। ठीक हो गया, यानी अगर 100 ml का सोल्यूशन लूँ तो उसमें 2 ग्राम क्या होगा, लिग्नोकेन होगा, और जो 1 ग्राम लिग्नोकेन होता है उसमें आगे 200 मिलीग्राम होता है। अब मैं आपको एक कन्फ्यूजन क्लियर करा देता हूँ। जो 1 लीटर होता है ना, 1 लीटर वो 1 केजी के बराबर होता है। एक बात रट्टा मार लेनी है। और जो आपका 1 लीटर होता है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, यानी जो 1000 ml है वो 1000 ग्राम के बराबर है। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 1 ml है वो किसके बराबर है, 1 ग्राम के बराबर है। और जो 1 ml होता है वो 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मिलीलीटर और मिलीग्राम ये सिमिलर नहीं होते। 1 मिलीलीटर 1 ग्राम के बराबर होता है और 1 मिलीलीटर 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो ये कन्वर्जन को आपने रट्टा मारना है। दोबारा से अपने उस पर चलते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है कि 2% लिग्नोकेन का सोल्यूशन है एक वाइल में, यानी एक वाइल है जिसमें 2% लिग्नोकेन का सोल्यूशन है। 2% का मतलब क्या होता है कि अगर हम 100 ml लेते हैं सोल्यूशन का तो उसमें लिग्नोकेन कितना होगा, 2 ग्राम होगा। 2 ग्राम का मतलब है 2000 मिलीग्राम होगा। सही हो गया, ओके। अब इसका आपने कन्वर्ट करना है किसी और, मतलब 100 ml इज इक्वल टू 100 ml किसके बराबर है, 2000 के, 2k के बराबर है। तो 1 ml कितने बराबर होगा, तो आपने 2k को डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक हो गया, और 4 कितना होगा, 2k डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 4, तो आपका आंसर आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा 80 मिलीग्राम आंसर। तो इस तरीके से आपने इसको फार्मूले को सॉल्व करना है। सबसे पहले परसेंटेज से आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन निकाल लेनी है, फिर आपने उसको इंटर कन्वर्ट कर देना होता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HB इज 10। अब ये थोड़े से हीमाटोलॉजी के और रेस्पिरेटरी मेडिसिन के MCQs आ रहे हैं। HB इज 10। अब जो नॉर्मल HB होता है, ये रट्टा मारना एक चीज, 11 12 13, 11 12 13, जो 11 होती है मतलब है कि HB अगर 11 से कम हो जाए और 12 से कम हो जाए या 13 से कम हो जाए तो उसको एनीमिया कहते हैं। ओके, अब अगर HB 11 से कम हो जाए प्रेग्नेंट फीमेल में, मेल में सॉरी फीमेल में 12 से, और 13 मेल्स में। दोबारा बता देता हूँ, एनीमिया का क्या मतलब है, एनीमिया का दो ही मतलब होते हैं, या तो RBC का मैस कम है या हीमोग्लोबिन कम है। अब हीमोग्लोबिन कितना कम है, एनीमिया कहेगी। प्रेग्नेंट फीमेल में 11, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में 12, और जो मेल्स होते हैं उनमें 13। अगर इससे HB कम हो तो एनीमिया शो करता है। अब इसमें HB 10 है, चाहे वो प्रेग्नेंट फीमेल है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है या मेल है, उसका HB कम है, डेट मीन्स ही या शी इज एनीमिक। अब आगे देखो, ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% है। नॉर्मल जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है वो 95 से लेकर 98 या 99 या 100 तक चली जाती होती है। ओके, तो ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम है HB कम होने की वजह से। अभी हम इनकी इंटरप्रिटेशन को छोड़ देते हैं। आपके पास गिवन डाटा है जिसमें HB दिया गया है
सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन दी गई है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। तो आपने ऑक्सीजन कंटेंट मालूम करना है। ऑक्सीजन कंटेंट का मतलब है कि ब्लड में इस वक्त कितना ऑक्सीजन घूम रहा है। अब याद करना, दो ही गैस होती है ब्लड में, एक ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला मॉलिक्यूल है उसका नाम है हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो मेजरली ट्रांसपोर्ट करता है वो बाइकार्बोनेट करता होता है। तो जो ऑक्सीजन कंटेंट है इसका फार्मूला रट्टा मार लो, इसका फार्मूला ये वाला है कि ऑक्सीजन कंटेंट इज इक्वल टू एच बी। एच बी आपके पास ग्राम पर डेसीलीटर में आएगा, उसको 1.34 से मल्टीप्लाई करना है, सैचुरेशन से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये फार्मूला आपने रट्टा मार लेना है। ठीक हो गया, दोबारा देख लो, एच पी को आपने रट्टा मारना है, मल्टीप्लाई करना है 1.34 से, और सैचुरेशन से मल्टीप्लाई करना है, और प्लस करना है पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाइज 0.003 को। इसके अलावा एक और फार्मूला भी है, एक है ऑक्सीजन कंटेंट, एक होता है ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज, के ब्लड में कितना ऑक्सीजन है इसको शो करते हैं ऑक्सीजन कंटेंट से, और ऑक्सीजन की डिलीवरी टिश्यूज में जा रही है, ये कैसे निकालोगे कि ब्लड का फ्लो कितना था और ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट कितना था। मतलब है कि टिश्यू के पास कितनी ऑक्सीजन जा रही है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी कि ब्लड में कितनी ऑक्सीजन थी और ब्लड फ्लो कितना अच्छा था, कार्डिक आउटपुट था। अब इस फार्मूले में आप चीज़ें इंक्लूड कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 90% है, 90% का मतलब होता है 90 डिवाइडेड बाय 100, तो वो 0.9 आ जाएगा। तो इस फार्मूले से आप ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड निकाल सकते हो। जो मेजरली ऑक्सीजन होती है ब्लड में वो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है, इसके अलावा कुछ डिजोल्व्ड फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये था फार्मूला ऑक्सीजन कंटेंट का। नेक्स्ट है यूरिन कंसंट्रेशन 100 है। अब इन्होंने यूनिट वगैरह कुछ भी नहीं दिए हुए। ठीक हो गया। यूनिट आपको ऑलरेडी पता है कि कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्राम पर डेसीलीटर या ml ऑफ सोल्यूशन होती है, फ्लो रेट ml पर मिनट में होगा, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन दी हुई है। तो आपने क्लियरेंस निकालनी है। क्लियरेंस का एक फार्मूला रट्टा मारना है। क्लियरेंस का मतलब होता है कि एक गिवन यूनिट ऑफ टाइम में कोई चीज ब्लड से कितना क्लियर हो रही है। मतलब है कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में, चलो 1 मिनट में इतने मिलीलीटर ड्रग या ये सब्सटेंस ब्लड से क्लियर हो रहा है, ब्लड से निकलने के बाद यूरिन में आ रहा है, इसको बोलते हैं क्लियरेंस। और क्लियरेंस को अगर आपने बढ़ाना है तो आपने GFR को बढ़ाना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना है, फिल्ट्रेशन को बढ़ाना है, सिक्रेशन को बढ़ाना है, और रीअब्जॉर्प्शन को कम करना है। क्योंकि जब फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, सिक्रेशन ज़्यादा होगी, रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, तो जो सब्सटेंस होगा, ड्रग होगी, वो मैक्सिमम यूरिन के अंदर लॉस हो जाएगी, मैक्सिमम यूरिन के अंदर क्लियर हो जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियरेंस। अब क्लियरेंस का जो फार्मूला होता है वो UV/P होता है, UV/P। तो U क्या होता है, यूरिन कंसंट्रेशन, V क्या है, फ्लो रेट, और P क्या है, प्लाज्मा में कितनी कंसंट्रेशन है। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, अब क्लियरेंस वगैरह निकाल लोगे। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा क्लियरेंस का, और क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा कि क्लियरेंस फिल्ट्रेशन पे डिपेंड करती होती है। क्लियरेंस आपके कहने का मतलब है यूरिन कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, फ्लो रेट, इन चीज़ों पे डिपेंड करती होती है। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट MCQ, दोबारा क्लियरेंस मालूम करनी है। अब क्लियरेंस फ्लो रेट आपको दिया हुआ है, ठीक हो गया, 20 का फ्लो रेट आपको, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन, तो आप क्लियरेंस निकाल लोगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा क्लियरेंस निकालना। क्लियर। तो क्लियरेंस का फार्मूला क्या है, UV/P, UV/P। तो ऑलमोस्ट हम आगे चलते होते हैं। इसके बाद अगला, यहाँ पर अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, प्लाज्मा क्रिएटिनिन 1.2 मिलीग्राम पर 100 ml है। एक बात याद कर लेना कि जो होता है ना GFR कैसे निकालते हो आप, इनुलिन की क्लियरेंस को और क्रिएटिनिन की क्लियरेंस को निकालते हो। जो आपका इनुलिन होता है ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन जो ज़्यादा यूज होता है वो क्रिएटिनिन क्लियरेंस होती है। थोड़ी सी क्रिएटिनिन की सिक्रेशन भी होती है, दैट इज वाई आपको जो क्लियरेंस है वो आपको GFR की निस्बत ज़्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, प्लाज्मा क्रिएटिनिन कितना है, ओके 1.2 मिलीग्राम है पर 100 ml। तो ये यूनिट बता दिया। तो ये यूनिट क्या शो करता है, ये कंसंट्रेशन है क्रिएटिनिन की प्लाज्मा के अंदर। ठीक हो गया। और 24 आवर यूरिन वॉल्यूम 24 घंटों में कितना है, 1.4 लीटर है, 1.4 लीटर। फ्लो रेट आप निकाल लोगे,
और यूरिन की है यूरिन में इतनी है। तो एक फार्मूला सिंपल रट्टा मारना है, यू वी ओवर पी। इसका निमोनिक है यू वी लाइट शाइनिंग ऑन पी, यू वी ओवर पी, यू वी ओवर पी। ठीक हो गया। तो इस फार्मूले के हिसाब से आप निकाल लो कि क्रेटिनिन की क्लियरेंस वगैरह। ठीक हो गया। तो ये 168 लीटर्स पर डे आ जाएगी। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द जीएफआर। अब अपने जीएफआर निकालनी है जब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60 मिलीमीटर है, वुमेन्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 12 है और कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर 30 मिलीमीटर है। जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी जो ग्लोमेरुलस है वो कितना फिल्टर कर रहा है। एक बात रट्टा मारना है, दो तरह की फोर्सेस होती है, एक होती है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, एक होती है ऑनकोटिक। हाइड्रोस्टैटिक क्या करती है, ये पानी को पुश करती है प्रेशर की वजह से, और जो ऑनकोटिक फोर्स होती है ये पानी को वापस अपने पास खींच लेती है। ओके, यानी अगर आपने क्लियरेंस को बढ़ाना है, क्रिएटिनिन की क्लियरेंस या इनुलिन की क्लियरेंस या जीएफआर जिसको बोलते हैं, अगर आपने फिल्ट्रेशन को बढ़ाना है, जीएफआर को बढ़ाना है, तो कैपिलरी की हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ा दो, कैपिलरी के ऑनकोटिक प्रेशर को कम कर दो, या फिर जो आपका बूमन कैप्सूल है, जो इंटरस्टिशियम होता है, बूमन कैप्सूल है, उसके प्रेशर को, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कम कर दो, या इसके ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ा दो। तो ये दो चीजें होती है। दोबारा बता देता हूँ इस फार्मूले के हिसाब से कि अगर आपने क्लियरेंस को बढ़ाना है तो कैपिलरी के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ा दो, या कैपिलरी के ऑनकोटिक प्रेशर को कम कर दो, या फिर वुमेन स्पेस के ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ा दो, या वुमेन स्पेस के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कम कर दो। अब ये फार्मूला जीएफआर निकालने का है, तो इस फार्मूले से आप जीएफआर वगैरह निकाल लोगे। तो ये सारा अच्छा। यहाँ पे जो पाई शो करता है, पाई क्या शो करता है, पाई है वुमेन स्पेस के लिए। ओके, वुमेन स्पेस के लिए। ठीक हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना होता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो वुमेन स्पेस का जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो जीरो होता है। जीरो क्यों होता है, क्योंकि जो नॉर्मली प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो फिल्टर नहीं होती, लेकिन एक कंडीशन होती है जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर होना शुरू हो जाती है, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ठीक हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। तो जो वुमेन स्पेस का ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, वुमेन स्पेस का जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो आपका ऑलमोस्ट जीरो पे खड़ा हुआ होता है, जीरो पर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट है रिगार्डिंग एल्व्यूलर वेंटिलेशन। अगर आपने एल्व्यूलर वेंटिलेशन निकालनी है तो इसका फार्मूला क्या होता है, और इसका फार्मूला ये होता है कि टोटल आपके पास, यानी अगर आपने एल्व्यूलर वेंटिलेशन निकालनी है कि आप 1 मिनट के अंदर कितना वेंटिलेट कर रहे हो। वेंटिलेट का मतलब है कि कितना आप एयर लंग्स के अंदर लेके आ रहे हो जो आगे एक्सचेंज वगैरह में पार्टिसिपेट करेगा, स्पेसिफिकली एल्व्यूलर वेंटिलेशन के लिए। तो जो एल्व्यूलाई में कितना पहुंचेगा, अब उसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला एल्व्यूलर वेंटिलेशन का V इज इक्वल टू कितना एयर वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है, और रिस्पायरेटरी रेट कितना होता है, रिस्पायरेटरी रेट कितना होता है। अब आपने वॉल्यूम को निकालना है तो आपने एक चीज रट्टा मार लेनी है, वो ये है कि जो जितना आप इनहेल करते हो, जितना आप एयर इनहेल करते हो, वो सारी की सारी एल्व्यूलाई तक नहीं पहुंचती, कुछ डेड स्पेस को कवर करना शुरू कर देती है जो 150 होती है। तो जो टोटल टाइडल वॉल्यूम होता है वो 500 होता है, 500 होता है, और इसमें से जो 150 होता है ना, वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करता एल्व्यूलाई, एल्व्यूलर वेंटिलेशन के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करता। वो सिर्फ आपके जो कंडक्टिंग एयरवे है उनको फिल करता है। दिस इज कॉल्ड एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो आपने 150 माइनस करना है, और रिस्पायरेटरी रेट जो कितना होता है 12 होता है। तो ये 350 को आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 लीटर पर मिनट। ये आपकी एल्व्यूलर वेंटिलेशन है कि आप 1 मिनट के अंदर आप 700 लीटर आप एयर को लंग्स के अंदर पुश कर रहे हो, एल्व्यूलाई के अंदर लेके आ रहे हो। ओके, इसके बाद है यहाँ पे, अब इसी फार्मूले के हिसाब से अब सारा निकाल लोगे। तो ये फार्मूला ये लिखा हुआ है फार्मूला कि जो एल्व्यूलर वेंटिलेशन होती है, वी से वेंटिलेशन, कैपिटल ए एल्व्यूलाई को शो करता है, छोटा ए आर्टरी को शो करता है। तो वी टी माइनस वी डी, वी टी क्या है, टाइडल वॉल्यूम होता है। तो ये आप निकाल लोगे। यहाँ पर 10 दिया हुआ ना, अच्छा ऊपर फार्मूले में 350 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरी कैलकुलेशन खराब हो गई है। अब आप कमेंट्स में कहोगे तो इसको तो कैलकुलेशन भी नहीं आती। यस, कैलकुलेशन नहीं आती क्योंकि हम रियाजी के स्टूडेंट नहीं है।
तो 350 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो पिछले केस में आती थी वो 4.2 लीटर थी। अगर रेस्पिरेटरी रेट 10 था तो ये 3.5 लीटर पर मिनट आ जाएगी। अब दोबारा से ये एल्वियुलर वेंटिलेशन रेट है, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि टाइडल वॉल्यूम से आपने डेड स्पेस को ज़रूर माइनस करना होता है। अगर डेड स्पेस मेंशन नहीं करेगी फिर भी वो 150 होती है, फिर भी आपने माइनस ज़रूर करना है क्योंकि डेड स्पेस पार्टिसिपेट नहीं करती होती। अब इस फार्मूले में डेड स्पेस निकालना है, आप इस फार्मूले को आप घुमा फिरा के आप एडजस्ट कर लोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला इज अनदर बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन वाला है, तो मैं तो एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इस पे ज़्यादा टाइम लगाओ, लेकिन चलो मैक्सिमम नंबर लेने के लिए तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा। ओके, तो टाइम इस फार्मूले में निकालना क्या है, इस फार्मूले में आपने वी डी ओवर वी टी निकालना है। वी डी क्या है, डी डी का क्या मतलब है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। डी का क्या मतलब होता है, डेड स्पेस। डेड स्पेस ये वॉल्यूम ऑफ एयर है दैट डज नॉट टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज, कि वो पार्ट एयर का जो आप इनहेल करते हो लेकिन गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको डेड स्पेस कहते हैं। अब जो डेड स्पेस है कुछ कंडक्टिंग पार्ट में होती है जिसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं, कुछ एल्विलाई फारिग हो जाती है उनको बोलते हैं एल्वियुलर डेड स्पेस। इन दोनों को मिला के आप फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वगैरह कहते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। तो आपने वी डी ओवर वी टी की रेशो निकालनी है। अब इसका जो फार्मूला है वी डी ओवर वी टी, तो वो फार्मूला है कि कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर्टीरियल ब्लड में है, कि आर्टीरियल ब्लड में कितना है और एक्सपायर्ड एयर में कितना है और आर्टीरियल से डिवाइड कर देना है। तो ये फार्मूला क्या है, PaCO2 के आर्टीरियल ब्लड में कितना है माइनस करना है एक्सपायर्ड एयर में कितना CO2 है और आपका आर्टीरियल में कितना है, तो ये डिवाइड करके माइनस करके आपके ये फार्मूले आ जाएंगे। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। PaCO2 एट सी लेवल पे 48% है, तो PO2 क्या होगी 90%। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला वगैरह निकाल लेते हैं। अब फार्मूला ये है, सबसे पहले आपके पास क्या होगी, आपके पास ABGs की रिपोर्ट आएगी। ABGs क्या है, आर्टियल ब्लड गैस। आप रेडियल आर्टरी से लेते हैं एलन टेस्ट परफॉर्म करने के बाद, तो आपके पास ABG होगी। ABG में आपके पास PaCO2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो पहले तो आपने फार्मूला रट्टा मारना है कि आप आर्टीरियल ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन कैसे निकालते हो, तो वो होता है फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, कि आप जो एयर इनहेल कर रहे हो उसमें से जो कितना आप ऑक्सीजन कर रहे हो, तो वो कितना होता है, वो 21% होता है। 79% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है। यानी आपके पास ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में FiO2 चाहिए, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, आपको कहने का मतलब है वाटर का वेपर प्रेशर चाहिए, सब चीजें चाहिए। इस फार्मूले में सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ एक चीज कांस्टेंट नहीं है, वो है PaCO2। वो आपको ABGs की रिपोर्ट में मिलेगा। अब इसमें देखो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, कितना आप हवा में से ऑक्सीजन ले रहे हो। अगर आप 1 लीटर हवा लेते हो ना, तो उसमें जो 79% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। तो जो FiO2 ये कांस्टेंट है, 0.21 है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम सी लेवल पे रहते हैं, यहाँ पे मेंशन भी किया होगा। सी लेवल पर कितना होता है, 0 होता है, या 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, या 1 एटमॉस्फेयर होता है। 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी लेते हैं। अब PH2 वाटर का वेपर प्रेशर, ये भी कांस्टेंट होता है, ये 47 होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे। और इसके बाद ABG से आपको CO2 मिलेगी जो चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन वेंटिलेशन। अगर आप हाइपर वेंटिलेट कर रहे हो तो CO2 कम हो जाएगी, हाइपो वेंटिलेट कर रहे हो तो CO2 बढ़ जाएगी। और रेस्पिरेटरी कोशेंट ये आपका 0.8 होता है। सब चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ आपने CO2 की वैल्यूज को आपने पिक करके आपने इंटरप्रेट करना है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 630 है, पहले 760 था, CO2 बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, तो आप उम्मीद है कि फार्मूले से निकाल लोगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी मेडिसिन के फार्मूले कवर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। कैलकुलेट द इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ हार्ट रेट। अब इजेक्शन फ्रैक्शन निकालना है ना। जो इजेक्शन फ्रैक्शन है उसका फार्मूला क्या होता है, जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है ना, एक फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है जिसका फार्मूला था GFR डिवाइडेड बाय रीनल ब्लड फ्लो। एक था फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो था GFR, GFR को आपने डिवाइड करना था किससे, रीनल ब्लड फ्लो से। ठीक हो गया।
लेकिन ये तो इजेक्शन फ्रैक्शन है। जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है ना, वो क्या होगा, वो इजेक्शन फ्रैक्शन का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इजेक्शन फ्रैक्शन के कितना असल में ब्लड एजिक्ट हो रहा है, हार्ट से बाहर कितना ब्लड निकल रहा है, तो वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक हो गया, वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज एक्चुअली इजेक्टेड इन वन कार्डिक साइकिल या वन बीट के अंदर, वन हार्ट बीट में कितना ब्लड इजेक्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो कितना ब्लड आ रहा था, वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था, यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ये शो करता है कि जब हार्ट की डायस्टली हो गई है, कंप्लीटली फिल हो चुका है, तो उस टोटल वॉल्यूम को बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना इजेक्ट हुआ, अब कितने में से कितना निकला, इसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था। अब जो स्ट्रोक वॉल्यूम है इसका फार्मूला नहीं दिया हुआ। अब जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये आप दो तरीकों से निकाल सकते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक हो गया, एक स्ट्रोक वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, कितना टोटल ब्लड वॉल्यूम था डायस्टली में और कितना सिस्टली के बाद हुआ, यानी डायस्टली एंड होने के बाद कितना वॉल्यूम था और सिस्टली एंड होने के बाद कितना वॉल्यूम था, इनको माइनस कर दिया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम निकाल दिया, तो वह स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा। या स्ट्रोक वॉल्यूम को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कार्डिक आउटपुट के जरिए, कि जो कार्डिक आउटपुट होती है वो स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई हार्ट रेट होती है। तो अगर हम कार्डिक आउटपुट को हार्ट रेट से डिवाइड कर दे तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा। उम्मीद है कि फार्मूला अच्छे से समझ आ गई होगी आपको। तो हम आगे चलते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का फार्मूला लिखा हुआ है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये फार्मूला है कार्डिक आउटपुट का, तो ये इंटरप्रेट करके आप सारे चीजें निकाल लोगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला है सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर और मीन आर्टीरियल प्रेशर। जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का एवरेज होता है। लेकिन एक बात आपको पता है कि अगर हार्ट की जो कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है, इसमें जो वो 0.6 सेकंड है वो डायस्टली में गुजरते हैं, 0.2 सेकंड सिस्टली में गुजरते हैं। इन शॉर्ट के जो मेजर जो डिटर्मिनेंट है मीन आर्टीरियल प्रेशर का वो डायस्टोलिक होता है, ना कि सिस्टोलिक। तो आपने कैसे निकालना है, सबसे पहले आपने फार्मूले को रट्टा मारना है। वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला ये है कि जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है इज इक्वल टू, मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। कि सबसे पहले आपने क्या लेना है, आपने पल्स प्रेशर लेना है। अब पल्स प्रेशर कैसे लोगे, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। इस केस में सिस्टोलिक 132 है, डायस्टोलिक 66 है, तो ये माइनस करोगे तो ये पल्स प्रेशर आ जाएगा। फिर पल्स प्रेशर को 3 से डिवाइड करोगे और उसके साथ डायस्टोलिक वाला ऐड कर दोगे, तो ये असल में फार्मूला जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो ये फार्मूला होता है। तो ये स्टेप्स भी वही सेम बताए हुए हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। सेकंड मेथड बेकार है, इसको ना करना। फर्स्ट मेथड इज मोर इजी। पहले पल्स प्रेशर निकालना, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, फिर आपने 1/3 से डिवाइड कर देना है और डायस्टोलिक वाला ऐड कर देना है उसमें। सही हो गया, तो ये फार्मूला भी सेम है, ये भी आप ऐसे कर लोगे। नेक्स्ट हम फार्मूले पे चलते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी आपने निकालनी है, मैटरनल मोर्टेलिटी। जो मैटरनल मोर्टेलिटी MMR निकालनी है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है ना, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ओवर टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। ठीक हो गया, टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, कितनी मैटरनल डेथ हो रही है और लाइव बर्थ कौन सी हो रही है। और इसमें जो मल्टीपल होता है ना, वो कौन सा मल्टीपल होता है, वो 1 लाख होता है, 1 लाख होता है। तो आपने रट्टा मार लेना है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो ना, ये आपकी कहने का मतलब है ये कम्युनिटी मेडिसिन वाला टॉपिक है एंड दिस इज द मोस्ट हेटेड टॉपिक्स। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, मुझे भी नहीं पसंद कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और सॉरी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में क्या फ़र्क होता है, किस में आपने किसको मल्टीप्लाई करना है, यानी जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है कि 1000 होगा या 1 लाख होगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। और डिनोमिनेटर क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को यहाँ पर। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ये दोनों मैटरनल डेथ को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो मैं यहाँ रेट लिख रहा हूँ, रेट। अब जो रेट होता है ना, रेट में जो आपका न्यूमरेटर है, ऊपर वाला है, वो है मैटरनल डेथ।
कितनी मैटरनल डेथ हो रही है, ऊपर तो डेथ रहेगा, लेकिन जो नीचे है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, नीचे होगा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। रेट में रट्टा मारना, रेट में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, आर से रेट, आर से रिप्रोडक्टिव। ऐसे यहाँ पे फार्मूला रेट नहीं था, वो रेशो थी। ठीक हो गया, बस यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, मुझे भी कंफ्यूजन हो गई है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है, मैटरनल डेथ ऊपर और नीचे वो फीमेल है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है, लाइव बर्थ नहीं आएगा। अब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की 15 से लेकर 49 के दरमियान वाली फीमेल होती है, और मल्टीप्लाई आपने करना है, और ये गिवन टाइम फ्रेम में होता है, मल्टीप्लाई करना है आपने 1 लाख से। तो ये आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, सही हो गया। इसके बाद जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है उसमें भी वैसे 1 लाख से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो आता है ना, उसमें आपका नीचे लाइव बर्थ आएगा। तो असल में ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, रेट में रिप्रोडक्टिव और रेशियो में लाइव बर्थ आ जाएगा। ओके, इन शॉर्ट जो रेट होता है ना, वो ये मेजर करता है कि कितनी मैटरनल डेथ हो रही है, कितनी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, और रेशो ये बताता है कितनी मैटरनल डेथ हो रही है गिवन लाइव बर्थ के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट ये हो गया। एक होता है पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट में दो चीजें होती है, एक स्टिल बर्थ प्लस अर्ली न्यू नेटल डेथ। अब जो स्टिल बर्थ होती है वो 24 से लेकर बर्थ तक ले लेते हैं, और जो अर्ली न्यू नेटल होती है वो फर्स्ट वीक में होती है। तो इनको प्लस करके क्या निकाल लोगे आप? पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। HIV पॉजिटिव एंड नेगेटिव पेशेंट की वैल्यूज वगैरह दी है, कैलकुलेट द सेंसिटिविटी। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो वो कहते हैं कि किसी और पे चले। सबसे पहले अगर आपके पास इतने लंबे चौड़े आएंगे तो आपने एक 2x2 का टेबल बनाना होता है। 2x2 टेबल कैसे बनाते होते हैं, इसका मैं एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूँ। सबसे पहले आपने ऐसा डब्बा बनाना है, डब्बा बनाया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आपने टेस्ट लिखना है और यहाँ पे आपने डिजीज लिखनी है। ठीक हो गया। ओके, ये एक कॉमन सी एक पैटर्न है इसको ड्रा करने का। अब यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, रैपिड फिंगर ब्लड एक क्लॉट टेस्ट वगैरह परफॉर्म कर रही है। ठीक हो गया। अब इसमें ये देखो कि ये जो टेस्ट है ना, ये टोटल परफॉर्म किया गया। अच्छा, उसने टेबल वगैरह भी दिया हुआ है। वैसे टेबल ड्रा करने का तरीका ये है, तो जो ये वाली वैल्यू होती है ना, जिनमें टेस्ट भी पॉजिटिव आया और डिजीज भी पॉजिटिव आई है, उसको ट्रू पॉजिटिव कहते हैं। और अगर जिसमें टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन डिजीज नहीं थी, उसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि टेस्ट तो पॉजिटिव आया ना। अगर टेस्ट नेगेटिव है और डिजीज है तो उसको फॉल्स नेगेटिव सॉरी, अगर टेस्ट में नेगेटिव और डिजीज में नेगेटिव तो उसको ट्रू नेगेटिव कहते हैं। अब आपने इनको कैसे निकालना है? सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी। जो सेंसिटिविटी होती है ना, वो होती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी आपका ट्रू पॉजिटिव होता है, सेंसिटिविटी आपका ट्रू पॉजिटिव होता है। अब ट्रू पॉजिटिव कैसे निकालोगे? सेंसिटिविटी में बस आपने ऐसे जाना है कि सेंसिटिविटी में आपने वर्टिकल वाइज जाना है, सेंसिटिविटी में आपने यूं जाना है, यूं। यानी आपने ऊपर ट्रू पॉजिटिव रखना है, नीचे आपने दोनों का सम ले लेना है कि कितनों में टेस्ट आपका क्या नहीं, कितनों में डिजीज आपका पॉजिटिव आया। ठीक हो गया। सेंसिटिविटी में सॉरी, स्पेसिफिसिटी में कैसे जाना है? सेंसिटिविटी में आपने न्यूमरेटर में आपने ट्रू पॉजिटिव और टोटल डिजीज वाले, स्पेसिफिसिटी में ट्रू नेगेटिव और टोटल नेगेटिव वाले। तो इस तरीके से आपने जाना है स्पेसिफिसिटी। ये सेंसिटिविटी है, ये स्पेसिफिसिटी है। एक होता है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, कि कितने पॉजिटिव लोगों में एक्चुअली डिजीज था, कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव टेस्ट इंडिविजुअल्स एक्चुअली शोइंग द डिजीज, के जितनों में डिजीज में, जितनों में टेस्ट पॉजिटिव आया, कितनों में डिजीज था, वो आप यूं जाओगे। ठीक हो गया। यानी ट्रू पॉजिटिव और इन दोनों को प्लस कर लोगे, कितने टेस्ट पॉजिटिव बने हुए हैं। सही हो गया। तो ये आपने निकालनी है सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी। ओके, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मैं एक ब्रीफ सा बता देता हूँ। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी आ गया। तो अगर आप यूं जाओगे, आप कहने का मतलब है यूं जाओगे ए प्लस सी, तो आप सेंसिटिविटी में जा रहे हो। अगर आप डी प्लस बी प्लस डी, तो आप उसमें जा रहे हो, स्पेसिफिसिटी में जा रहे हो। अगर आप ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी में जा रहे हो, तो वो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। अगर आप डी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी में जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और उनका
इसके बाद एक चीज़ है कि आपने रिलेटिव रिस्क कैसे निकालना है, रिलेटिव रिस्क। तो रिलेटिव रिस्क और ओड रेशो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब रिलेटिव रिस्क कैसे निकालोगे? ए प्लस बी, यानी आप पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू को आप डिवाइड कर रहे हो, लेकिन ये एक्चुअल वो वाला नहीं है, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू नहीं है। बस रिलेटिव रिस्क में क्या है, आपने ए ओवर ए प्लस बी, आपने इसका इसके साथ और इसका इसके साथ निकाला, तो ये आ जाएगा रिलेटिव रिस्क। कंफ्यूज ना कर देना, जो ए प्लस बी है वो है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, लेकिन जो सी प्लस डी है ये वाली है ए ओवर ए प्लस बी, ये पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है, लेकिन सी ओवर सी प्लस डी ये नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू नहीं है, उसमें तो डी ओवर सी प्लस डी आता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और रिलेटिव रिस्क हम किस में निकालती होती है? कोहोर्ट स्टडी में निकालते हैं। कोहोर्ट स्टडी में आप कॉज से इफेक्ट की तरफ जाते हो, रिस्क फैक्टर से डिजीज की तरफ जाते हो। और जो ओड रेशियो होता है, ओड रेशियो का फार्मूला क्या है? एडी ओवर बीसी, एडी ओवर बीसी। तो वो किस में निकालते हो? केस कंट्रोल स्टडी, जिसमें आप डिजीज से रिस्क फैक्टर की तरफ जाते होते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट, इफ द हार्ट रेट इज डबल्ड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, तो कार्डिक साइकिल कब कंप्लीट होगी? अब एक बात रट्टा मारना कि जो कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन है और हार्ट रेट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हार्ट रेट ज्यादा होगा, हार्ट ज्यादा फ्रीक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसकी साइकिल शॉर्ट हो जाएगी, खासतौर पर डायस्टली वाला। अब नॉर्मली हार्ट 0.8 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट करता है, अगर गिवन हार्ट रेट पर। अगर हार्ट रेट डबल होता है तो वो हाफ हो जाएगी, 0.4 सेकेंड में करेगा। तो ये तो आसान सा फार्मूला था। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एक पेशेंट है, डीकंप्रेस्ड चैम्बर में ब्रीथिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? टू प्रिवेंट केसन डिजीज, बैंड्स, नाइट्रोजन डीकंप्रेशन सिकनेस। ठीक हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम? केसन डिजीज बोलते हैं, केसन डिजीज। नाइट्रोजन डीकंप्रेशन सिकनेस, डीकंप्रेशन सिकनेस ये जब होती है जब डीप सी डाइवर्स बहुत जल्दी असेंड करते हैं, ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। सही हो गया। तो उसको आप बेंड्स भी कहते होते हैं। और इसमें ये होता है कि जैसे जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जब वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, तो जो नाइट्रोजन होती है वो टिश्यू से निकल के ब्लड में जाना शुरू कर देती होती है, और वो ऑक्लूड कर देती है रैपिड असेंडिंग की वजह से। वो ब्लड में आना शुरू हो जाती होती है। तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट को बैंड्स पड़ना शुरू हो जाती है, मरोड़ उठना शुरू हो जाती है, जॉइंट और मसल में पेन होता है, खास तौर पर शोल्डर, एल्बो, नी में फटीग होती है, डिजीनेस होती है, चेस्ट पेन होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी, जिसमें वो 100% ऑक्सीजन हाई प्रेशर पे लेंगे। और उसको प्रिवेंट कैसे करोगे? आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आओ, आपने आहिस्ता आहिस्ता आना है। तो आपको मैंने टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद वो ये कह रहा है कि डीप सी डाइवर है, ब्रीथिंग कर रहा है, उसमें जो प्रेशर है वो 250 होता है इतने एल्टीट्यूड पर, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी होगी? अब आपने फार्मूला रट्टा मारना है कि जो ऑक्सीजन कंटेंट होती है वो किसके बराबर है? PO2 डिवाइडेड बाय ATM। नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑक्सीजन कितनी होती है? वो होती है 160 होती है। कितनी होती है? 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है। ठीक हो गया। लेकिन अगर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो नॉर्मली 760 होता था, 250 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 था, राउंड अबाउट कर लो 750, अब उसका 1/3 हो गया है। 760 पे जो ऑक्सीजन थी वो 160 थी, तो 250 पे कितनी होगी? 3 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका 53। अब इस फार्मूले में निकाल लोगे ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड, तो वो कितना आएगा? 53 डिवाइडेड बाय 250, तो 0.21। इतने परसेंट क्या है? ऑक्सीजन की सैचुरेशन हुई हुई है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद ये है कि एक 70 kg का अडल्ट है, उसका टोटल बॉडी वाटर इतना है, तो आपने सारे फ्लूइड निकालने हैं। तो एक फार्मूला रट्टा मारना है 60-40-20 के जो टोटल बॉडी वाटर होता है, जो टोटल बॉडी वाटर है वो होता है आपका 60% होता है। उसको दो में डिवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। जो इंट्रा सेलुलर होता है वो 40% होता है, 40% होता है इंट्रा सेलुलर, और जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर है वो 20% होता है। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर 20% था, उसमें से भी जो आप कहने का मतलब है वो दो में डिवाइड होता है।
वो दो में कौन कौन से होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर में प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो आपका कितना होता है? वो आपका कहने का मतलब है वो 3/4 होता है। वो कितना होता है? 3/4 होता है। 3/4। अब 3/4 20 का कितना होगा? 15 होगा। और आपका कहने का मतलब है जो प्लाज्मा होगा वो 5 लीटर होगा। तो ये सारे फार्मूले आ जाते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे कैलकुलेशन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है इन माउंटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर 700 है, कम है, हाई एल्टीट्यूड पे गए हो तो वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन निकालनी है। अब PO2 140, अब इसका अब निकालते हैं। फार्मूला क्या था? फार्मूला ये बात रट्टा मारना है कि जो नॉर्मल एयर है, एयर में 79% क्या होती है? आपकी नाइट्रोजन होती है और 21% होती है आपकी ऑक्सीजन होती है। तो इस फार्मूले के हिसाब से आप निकाल लोगे कि ऑक्सीजन कितनी होगी? 21% ऑफ 700, तो वो कितना आ जाएगा आपका? ये फार्मूला आ जाएगा 147 546। तो ये आपका क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो आपने वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे नए हो या पुराने हो तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को। उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा इसको पढ़ने में। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और फार्मूले भी बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो मैं आपको फर्स्ट एड से बताने वाला हूँ। फर्स्ट एड से जो इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपने रट्टा मारने हैं, सबसे पहला फार्मूला आपने रट्टा मारना है वो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है VD, जो VD होता है ना, दो चीज़ों को शो करता है, एक डेड स्पेस को तो दूसरा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, कि कितनी ड्रग है आपकी बॉडी में, अमाउंट कितनी है ड्रग की बॉडी में, और प्लाज्मा में कितनी कंसंट्रेशन है। ओके, पूरी बॉडी में कितनी ड्रग की अमाउंट है और प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितनी है। एक बात रट्टा मारना कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के। यानी अगर कोई पेशेंट है बल्कि हम फर्स्ट एड की जो इक्वेशंस है ना, हम इसको सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी।